Hello viewers, welcome to this video and this is the part 2 of our series on Ramanujam. I hope आप खुश होंगे, सेहतमंद भी होंगे और ज़िंदगी आप पे मेहरबान होगी। हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत में एक जीनियस हुए थे मैथमेटिक्स की दुनिया में रामानुजम, और कैसे उन्होंने गणित की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। आज तक दुनिया स्तब्ध है, मंत्रमुग्ध है, स्पेल बाउंड है उनकी डिस्कवरीज से। ये वीडियो अ, उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है और इसके दो लक्ष्य हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि हम रामानुजन की पर्सनैलिटी को समझें, और दूसरा ये कि हम जितने मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, उन सबको भी दूर करें, सो दैट as we proceed along this video you will be able to talk to Ramanujan in a way कि you will be able to ask him कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, and you will understand his personality. तो रामानुजम के बारे में जब हम बात करते हैं हमें ये समझना चाहिए कि his was a very religious life, in fact quite mystical, metaphysical. ऑथर बताते हैं कि कैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग अलग जगहें हैं इन टर्म्स ऑफ कि जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। एक वक्त ऐसा आया जब बुद्धिज़्म ब्राह्मणिज़्म से compete कर रहा था, अल्टीमेटली बुद्धिज़्म इंडिया से वैनिश हो गया, मुस्लिम इन्वेजन्स हुई, फिर क्रिश्चियंस आए, आई मीन ब्रिटिशर्स आए, लेकिन साउथ इंडिया वॉज रिलेटिवली अनटच्ड बाय बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम इन्वेजन्स। वो बताते हैं कि कैसे महानदी, ताप्ती, नर्मदा और विंध्या की पहाड़ियों ने साउथ इंडिया को रिलेटिवली इंसुलेट करके रखा था एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, और ये वो भारत था जो उत्तर भारत से बहुत अलग था। ऑथर बताते हैं कि इतना अलग था कि जब कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता था तो अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में खास तौर पे लिखता था फ्रॉम साउथ इंडिया, टू सिग्निफाई ही इज़ फ्रॉम द साउथ इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया बट साउथ इंडिया। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि किस परिवेश में, किन परिस्थितियों में, कौन से एनवायरनमेंट में, कौन सी एम्बियंस में रामानुजम का जन्म हुआ और उनका बचपन किस भारत में बीता। तो इस बात को प्रूव करने के लिए वो कई एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे कुछ चर्चेस बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कंपेयर टू अदर चर्चेस, डजंट मीन कि कोई कोई चर्च लेस पायस है, लेस प्योर है, इसकी सिग्निफिकेंस कम है, बट यू नो देयर आर सर्टन चर्चेस जिनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसा ही एक मंदिर साउथ इंडिया में हुआ करता था, रामानुजम के शहर में, कुंभकोणम में, जहाँ पे वो रहते थे। उस मंदिर का नाम था सरंगपाणी सनिधि टेम्पल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उस मंदिर का नाम था सरंगपाणी सनिधि टेम्पल, एंड बिकॉज आई एम अ नॉर्थ इंडियन माई प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, सो प्लीज करेक्ट मी if any South Indian is watching it and who knows it. अब इस मंदिर की खूबसूरती ये थी कि इस मंदिर पे बहुत सारी मंदिर एक जिस तस्वीर में आप देख रहे हो ये वो मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको दिख रही होंगी, और इस मंदिर के साथ एक गली जाया करती थी और गली के साथ ही में रामानुजम का घर हुआ करता था। ये एक और तस्वीर है उसी मंदिर की। उस मंदिर के साथ एक छोटा सा एक तालाब सा था जिसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स, दिए जलाए जाते थे, एंड यू नो पीपल वुड गैदर एंड सिट अराउंड। तो ये रामानुजम का घर, और साथ 2 मिनट की दूरी पे ये मंदिर। तो रामानुजम का जो बचपन था इट वाज डोमिनेटेड बाय दिस टेम्पल। घर से बाहर निकलते ही एक सामने इतना खूबसूरत सा मंदिर है, और जहाँ पे तुमको किसी दोस्त से बात करनी है, चलो मंदिर चलते हैं, किसी छोटे मोटे फेस्टिवल पे जाना है, चलो मंदिर चलते हैं, स्कूल के बाद थोड़ी देर टाइम पास करना है, चलो मंदिर चलते हैं। तो बचपन से ही
मंदिर, इस मंदिर की खास तौर पे और इनके धर्म की इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है। और जो सबसे पहली तस्वीर मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाई है, ये इसे बोलते हैं कुदिमी। जो इनके बालों का आप स्टाइल देख रहे हो इस व्यक्ति का, ये एक टिपिकल साउथ इंडियन ब्राह्मण है, तमिलियन ब्राह्मण। और इनके जो बाल हैं ये बंधे हुए हैं एक थ्रेड से, ताकि ये जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये करते करते सो ना जाए। एंड इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, यू कैन से, अ वे टू हैंडल insomnia or somnia. So this is the kind of physical appearance that Ramanujan had. और इस तस्वीर ही से पता लगता है कि how religious, how spiritual, how dominated by his religion his childhood was. In fact, I can go to the extent and safely say, okay, the R in Ramanujan meant religion. It stood for religion. So religion was not just in sync with Ramanujam's life. Religion was Ramanujam. Ramanujam was religion. And mathematics was a byproduct. So इस तरह की कोई अपब्रिंगिंग रही थी उनकी। उनकी मदर बड़ी रिलीजियस थी और घर की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, कि उनके पिताजी मात्र 20 रुपए कमाया करते थे महीने के, उससे ज़्यादा कभी नहीं कमाए। घर की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए डिवोशनल भजन गाया करती थी लोगों के घरों में जाके या मंदिरों में जाके, उससे 4-5 रुपए 10 रुपए महीने के एक्स्ट्रा आ जाया करते थे। तो जाहिर है कि इंसान की जब माँ इतनी धार्मिक हो, इतनी स्पिरिचुअल हो, इतना रिलीजियस इंक्लिनेशन हो उनका, तो बच्चे के ऊपर भी वो असर पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि किस तरह से रामानुजम जो थे, ही वॉज वेरी डिवाउटली कमिटेड टू हिज ब्राह्मणिज्म। एक ब्राह्मणों में एक कंसेप्ट होता है जनेऊ का, जिसका मतलब होता है कि एक धागा बांधा जाता है तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर से ऑलमोस्ट क्रॉस करते हुए तुम्हारी पीठ को और वापस तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर तक। एंड इट रियली मीन्स ट्वाइस बॉर्न। एक तुम्हारा जन्म वो होता है जब तुम पैदा होते हो, और दूसरा जन्म तुम्हारा फिर से होता है जब तुम उस धागे को, उस जनेऊ को धारण करते हो। तो रामानुजम के बारे में हमें पता लगता है कि ही वॉज डिवाउटली कमिटेड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फेसेट ऑफ हिज लाइफ। सो मच सो कि घर से 4 मील दूर एक मंदिर हुआ करता था, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस मंदिर में वो हर साल जाया करते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीन्यू हिज फेथ, ही वॉन्टेड टू रीन्यू द जनेऊ। एंड ये बात बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि द काइंड ऑफ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रामानुजन हैड। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, दिस इज द लेफ्ट वन, दिस इज कॉल्ड जनेऊ। आपके लेफ्ट शोल्डर से होता हुआ आपके छाती को क्रॉस करके वापस बांधा जाता है। एंड जो राइट में आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कुदिमी, बिकॉज द पिक्चर दैट आई एम शोइंग यू here is not that of Ramanujam, it is a symbolic representation of somebody. जो ये दूसरी तस्वीर है, यहाँ पे जैसे ये मंदिर दिख रहा है आपको, इस मंदिर के साथ जो इस सड़क जा रही है, उस टाइम में ये गली हुआ करती थी जहाँ पे मिट्टी के घर हुआ करते थे, और दे हैड थैच्ड रूफ्स, और ऐसे ही घर से 2 मिनट 5 मिनट की दूरी पे इनका घर हुआ करता था रामानुजम का। अब जाहिर है जिस बंदे का बचपन इतना इस मंदिर की शैडो में लगभग बीता है, तो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे उसका प्रभाव ज़रूर रहेगा। स्कूल से लौटते हुए घर जाने से पहले वो आमतौर पे इस मंदिर में आया करते थे, क्योंकि साउथ इंडिया आमतौर पे एक गर्म जगह है, और मंदिर में अंदर जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, छाँव रहती थी, पानी था तो और ठंडक रहती थी। तो ही वुड लाई डाउन इन दिस टेम्पल एंड ही वुड उनकी स्लेट उनके आसपास रखी होती थी, एंड वो दोपहर में सो जाया करते थे। इतनी डिटेल में मैं आपको ये बात इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी अ रिबटल, एंड वी कैन नेवर से कि हम किसी इंसान जो कि अब नहीं है उसके बारे में इतनी डिटेल में बता सकें। बट दिस इज ऑल दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द बुक। ऑलराइट, सो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं रामानुजम के बारे में कि अपने घर से 100 मील दूर
वो एक सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनी. सो all throughout his life, till he actually started his college, his life was dominated by religion. और उनके दोस्त बताते हैं, वो किस्से हैं कि रास्ते में जाते हुए कोई लंबा सफ़र है तो ही वुड कीप रिसाइटिंग वेदास एंड उपनिषद्स. अब इस सारे प्रोसेस में एक फिनोमेना है विच इज़ कॉल्ड द गॉडेस ऑफ नामकल. नामकल एक जगह है जहाँ पे गॉडेस हुआ करती थी, इनका मंदिर था वहाँ पे, गॉडेस नामगिरी. तो हिंदू धर्म में ब्रह्म विष्णु महेश का एक सिद्धांत है. ब्रह्म जिसने दुनिया बनाई, विष्णु जो इस दुनिया को प्रिजर्व करते हैं, और महेश शिव जिनको एक तरीके से रॉ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देखा जाता है इन द मेटाफिजिकल सेंस ऑफ इट. तो दो शाखाएं निकल के आती हैं, वैष्णविज्म और शैविज्म. तो रामानुजम वैष्णवाइट कल्ट को फॉलो करते थे, जिसके एग्जाम्पल्स आपको लॉर्ड राम और लॉर्ड विष्णु इनके थ्रू मिलते हैं. अब भगवान विष्णु नरसिम्हा का अवतार भी ले सकते हैं, और उनकी कंसोर्ट हुआ करती थी गॉडेस नामगिरी. और जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कुल देवी हुआ करती है, आमतौर पे आप किसी गांव में जाओ तो आपको हर गांव की एक कुल देवी दिखेगी कि ये इस गांव की रक्षा करती है. बहुत सी ऐसी जगहें आपको मिलेंगी. वैसे ही साउथ इंडिया में भी यही कंसेप्ट है. और रामानुजम की पूरे परिवार की जो कुल देवी थी, उनका नाम था नामगिरी. तो रामानुजम ये कहते थे कि जो सारी इक्वेशंस मैथमेटिक्स वो लिखते थे या जिस पे रिसर्च करते थे, होमवर्क करते थे, जो भी उनके थ्रू प्रोड्यूस हुआ, तो एज इफ गॉडेस नामगिरी वुड राइट द इक्वेशंस ऑन हिज टंग. And this is a very romantic line also. Goddess writing equations on your tongue. And he would just get into a trance. And this is also proved later on कि किस तरह से रामानुजम ने अपने ज़िंदगी में अपनी सारी स्टडी, अपनी सारी रिसर्च गॉडेस नामगिरी को दी है, क्रेडिट दिया है उनको. हर चीज़ के लिए उनसे परमिशन लेते थे और अपने सारे एक्शंस को अल्टीमेटली एट्रीब्यूट करते थे कि ये सारे उन्हीं को समर्पित हैं, और मेरे जितने एक्शंस हैं, मेरी जितनी जो ख्याल मुझे आते हैं, वो सारे मुझे इस देवी से ही आते हैं. एंड टू सी अ मैन विद सच इंटेलिजेंस बीइंग सो डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स हिज कुल देवी इज इन इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट. तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लगी. फिर उनके बारे में एक फैसेट ये भी है कि ही वुड ऑफन involve his friends into discussions on mathematics, and his discussions on mathematics were not just about some formulas or equations. वो बात करते करते he would reach another dimension. He would start talking about के दुनिया जब बनी होगी तब कैसी रही होगी. He was very philosophical. So he would often bring in the concept of God, zero and infinity. He never wanted to be somewhere in the middle. उनको या तो शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट था या इन्फिनिटी में बहुत इंटरेस्ट था कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, ये कैसे रहा होगा, दुनिया कैसे बनी होगी, इसका अंत क्या होगा. सो ही वुड इन्वॉल्व हिज फ्रेंड्स इन सच डिस्कशंस, एंड उनके दोस्त भी उनसे और इंस्पायर्ड रहते थे बिकॉज ही हैड दिस काइंड ऑफ वे ऑफ टॉकिंग एंड स्पीकिंग के जो सुनने वाला था, वो जो श्रोता था, वो उन्हें सुनना चाहता था, वो सुनता ही रह जाता था. ऐसी पर्सनैलिटी हर किसी की नहीं होती है कि तुम कुछ कहो और सामने वाला सुनना चाहे, जानते हुए कि उसे पूरी चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये यकीन है उसे कि जो तुम कह रहे हो उस चीज़ में कोई ना कोई सेंस होगी, क्योंकि ऑलरेडी ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो एक ऑरा तो रामानुजम का था ही उनके दोस्तों के ऊपर. दोस्तों, ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली अ बुक एंड इट इज़ कॉल्ड A synopsis of elementary results in pure mathematics. और इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. इसकी स्टोरी ये है, रामानुजम के साथ ये बुक जिंदगी भर के लिए एसोसिएटेड रहेगी. उसकी वजह ये है कि 1903 में रामानुजम ने हाई स्कूल पास कर लिया और फिर टाइम आया उनका कॉलेज में एडमिशन लेने का.
और रामानुजम जो थे, ही वाज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट। उनकी जो स्कॉलरशिप थी स्कूल में, इट वाज प्रोवाइडेड कि उनकी इंग्लिश अच्छी थी, उनकी फिलॉसफी में अच्छा इंटरेस्ट था, एंड ही वुड डू वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। तो जब वो कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज कुंभकोणम में, वहाँ पे हुआ ये कि अपनी फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए उनके घर में उनकी मदर ने कुछ स्टूडेंट्स को एक तरीके से एक हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पास एक किताब थी, एक सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स, जो रामानुजम के हाथ लग गई। तो और यहाँ से उनकी जो ज़िंदगी है ना, इट टुक अ यू टर्न। हुआ ये कि रामानुजम पूछते रहते थे अपने घर में रहने वाले स्टूडेंट से भी कि मुझे कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर कोई स्टडी मटेरियल दो, कोई और इन्फॉर्मेशन दो, प्रोवाइड कराओ। एंड एक किसी स्टूडेंट ने उनको ये किताब पकड़ा दी। अब ये जो राइटर है, जिसका नाम है जी.एस. कार, जॉर्ज शूब्रिज कार, इनके बारे में ये चीज़ है कि ही वॉज एन एवरेज मैथमेटिशियन। और यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, जैसे कि आपको पता लगेगा कि ही वॉज एन एवरेज मैथमेटिशियन। और इन्होंने अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मे बी एबलर हैंड्स देन माइन वुड डू जस्टिस टू दिस बुक। क्योंकि उनको ये तो पता था कि वो खुद जीनियस नहीं है या उनका कोई बेंट ऑफ माइंड रिसर्च के प्रति नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने नोट्स को, अपनी मैथमेटिकल स्टडी को डॉक्यूमेंट करते हुए ये किताब बनाई थी। उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, सल्तनत बरतानिया में एक एग्ज़ाम हुआ करता था जिसे बोलते थे ट्राइपॉस। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन हुआ करता था मैथमेटिक्स में, और उसको क्वालिफाई करना नेसेसरी था। और उसके लिए बहुत सारी कोचिंग क्लासेस चलती थी इधर उधर। तो वैसा ही एक टीचर हुआ करता था जिसने वैसी कोचिंग स्टार्ट की थी ट्राइपॉस एग्जामिनेशन के लिए, और अपने नोट्स को डिस्टिल करके उसने एक किताब बना दी थी जो कार्स सिनॉप्सिस है। और ये बहुत ही एवरेज किस्म की किताब थी, इसमें कोई ऐसे कोई जीनियस टाइप की किताब नहीं थी। इट वाज अ कलेक्शन ऑफ 5000 और सम इक्वेशंस। अब रामानुजम के हाथ ये किताब लग गई और उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया, और यहाँ से हमें पता लगता है कि कैसे एक इंसान जिसने कि ब्रिटेन में किताब लिखी है, कैसे वो इतने हजारों मील दूर एक तमिल ब्राह्मण जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल सकता है। एंड यू विल गेट टू नो इट्स। यहाँ पे दो फिगर्स लिखे हैं 38 एंड 46, और वो ये बात बता रहे हैं कि जॉर्ज शूब्रिज कार जिसने किताब लिखी थी, ही वॉज अ फेयरली एवरेज मैथमेटिशियन। आई मीन सो मच सो के knowing full well that he was not very good at mathematics and to the level of you can say that कि वो जीनियस था, ऐसा नहीं था। 38 की एज में उन्होंने बीए किया, और 50 साल की उम्र से 4 साल पहले उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया। सो ही वाज क्वाइट अ स्लो लर्नर इन दैट वे इन कंपेयर टू रामानुजम, जो कि ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है और रामानुजम ने किताब पकड़ ली है। अब हुआ ये कि ये जो पूरी किताब थी, दिस वाज बेसिकली जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम 5000 और सो इक्वेशंस। और इस बुक ने रामानुजम के मेथड्स को शेप किया। क्योंकि क्या होता था कि इस किताब में जितने फॉर्मूलाज लिखे थे, तो सपोज करो एक फॉर्मूला लिखा है, दूसरा फॉर्मूला लिखा है, तीसरे फॉर्मूले में ये जॉर्ज शूब्रिज कार कहते थे कि ये जो तीसरा फॉर्मूला है, ये अगर तुम सेकंड फॉर्मूले को हल्का सा चेंज करोगे तो तुम्हें तीसरे फॉर्मूले का प्रूफ मिल जाएगा। और रामानुजम ने ये चीज़ पकड़ ली। ये उनके फंक्शनिंग में, उनके मेथडोलॉजी में, उनके राइटिंग स्टाइल में ये चीज़ हमेशा हमें दिखती रही। जैसे एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब अगली इक्वेशन के कुड बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसका रिजल्ट आता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे तुम करते जाओ, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 सॉल्व करते जाओ। ये अनंत काम है, अंतहीन काम है। ज़्यादातर मैथमेटिशियंस क्या करते हैं कि यहाँ पे ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन और इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, एंड उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। अब रामानुजम ने ये मेथडोलॉजी पकड़ के अपनी ये पूरी किताब को सॉल्व करना शुरू कर दिया, और ही गॉट सो फोकस्ड ऑन इट कि
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उनकी ज़िंदगी में बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट था। वो इंग्लिश भी पढ़ते थे और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनकी ज़िंदगी में सिर्फ इस किताब को हाथ लगने के बाद उनकी ज़िंदगी में बस एक ही फोकस था, मैथमेटिक्स। एंड यू नो इट इज़ लाइक विद एन एटीट्यूड कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है और मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ उनको। दिन रात सब एक ही काम, मैथ्स मैथ्स एंड ओनली ओनली मैथ्स। सो मच सो कि ही एक्चुअली लॉस्ट हिज स्कॉलरशिप। तो क्योंकि तुम ज़ाहिर है बाकी सब्जेक्ट में फेल ही हो गए हो और तुम इतने अच्छे मैथमेटिक्स में कर रहे हो, तो डजंट मीन कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। द सिस्टम वुड नॉट चेंज फॉर हिम। तो उनकी मदर जो थी वो स्कूल उनके कॉलेज पहुंची, प्रिंसिपल से मिली और कह रही हैं कि यार देखो मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स में इसके जैसा कोई बंदा ही नहीं है और तुम इसकी स्कॉलरशिप छीन रहे हो। तो प्रिंसिपल ने बड़ा पोलाइटली कहा कि ठीक है, वो सब ठीक है मैडम, लेकिन ये नहीं हो सकता, हमें इनकी स्कॉलरशिप छीननी पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट also teaches us कि the system sometimes fails people. It is not the people who fail the system also fails people. जानते हुए कि एक तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जो इतना टैलेंटेड है, जिसके जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं है, उनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि वो मैथमेटिक्स में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी थी कि भाई उसको तुम इंग्लिश भी पढ़ा लो, उसको ये भी करा लो, उसको वो भी करा लो। And इसके बारे में और भी आगे जाके एग्जाम्पल मिलते हैं कि देखो मतलब ही वॉज अ वेजिटेरियन। आगे जाके जब वो यहाँ से फेल हो गया तो उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और वहाँ पे उसे फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ गई। अब बीइंग अ वेजिटेरियन एंड ही हैड अ स्ट्रिक्ट, जिसे कहते हैं कि रिपल्शन टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश हो गया, कोई और सब्जेक्ट हो गया, तो वो रामानुजम को भले ही पसंद नहीं थे, लेकिन फिजियोलॉजी के साथ उसको ऑलमोस्ट रिपल्सिव बिहेवियर था। और तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी में सरकाजम भी बहुत था। फिजियोलॉजी का पेपर हुआ है और जाहिर है वो तो फेल होना ही था रामानुजम ने, लेकिन वो अपने पेपर में उसने लिखा है टीचर को, डियर सर, दिस इज माय अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन डाइजेशन। फिजियोलॉजी में कोई डाइजेशन का चैप्टर होगा, उसके बारे में उन्होंने इस तरीके से कमेंट्री करी। टीचर को पता था कि ये ऐसा कौन लिख सकता है, कौन करेगा। एक चीज़ और भी है कि क्योंकि देखो कैसे किसी इंसान की ज़िंदगी में इवेंट्स वी कनेक्ट द डॉट्स। हाई स्कूल तक इंग्लिश पढ़ी है और हाई स्कूल तक जो इंग्लिश पढ़ी है उसी इंग्लिश के बेसिस पे उसके अंदर इतनी काबिलियत आई कि वो फिजियोलॉजी के पेपर में इस किस्म का सरकाज़म लिख सके। यू नो दिस इज़ हाउ वन कनेक्ट्स द डॉट्स। उनकी एडमिशन हुई थी कॉलेज में 1903 में, 1903-4 की बात है। और 1905, 1906, 1907, 1908 4 साल लगातार दिस पर्सन फेल्ड। ही कुड नॉट पास हिज डिग्री एग्जामिनेशन। इंडिया में उस टाइम पे डिग्री का कंसेप्ट ये था कि तुम एडमिशन लो और पेपर अगर तुम दे रहे, उन्होंने एडमिशन लिया था FA में, जिसे उस टाइम पे फर्स्ट आर्ट्स कहा करते थे। FA एग्जामिनेशन। आप किसी अपने घर के किसी बुजुर्ग या किसी और बड़े इंसान की अगर डिग्रीज देखोगे तो आपको ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो उस टाइम में और डिग्री इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की, अगर तुमने डिग्री ले ली है तो तुम्हारी नौकरी पक्का है, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का कंपटीशन नहीं है जैसा अभी हुआ करता है। जानते हुए इन सब बातों को कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर की माली हालत कितनी ख़राब थी, उसे पैसों की कितनी ज़रूरत थी, he just couldn't control himself and there was almost द फैक्ट कि उसको मैथमेटिक्स ही करना था और वो कुछ किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले पाता था। रामानुजम की एक बात और ये भी है कि उनकी जो नानी हुआ करती थी, उनको ना ट्रांस जैसी स्टेट आ जाया करती थी, जैसे देवी चढ़ जाती है किसी को। तो रामानुजम के माँ बाप को बहुत वक्त तक औलाद नहीं हुई थी और इनकी नानी को एक ऐसी ही ट्रांस अवस्था में, ट्रांस स्टेट में गॉडेस नामगिरी ने कहा था कि वो एक दिन रामानुजम के माँ बाप के ज़रिए जो उनको संतान होगी, जो कि रामानुजम ही हुए, उनके ज़रिए इस दुनिया से बात करेंगे।
एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद जुम्बिश हो रही है, गूज बम्स, because it is really difficult to believe such things. But knowing full well that we know of a person like Ramanujan, जो इतना बड़ा जीनियस था, this almost seems like a prophecy come true, कि जैसे गॉडेस नामगिरी ने उन पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से बात की हो. सच वॉज हिज स्टोरी. उनके बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ रामानुजन के बारे में. He was an extremely shy person, but also uh, he just couldn't take failure. And this is contradictory. वो खुद तो फेल ही हो रहे थे पेपर में, डिग्री का एग्ज़ाम पास हो नहीं पा रहा है, मगर उनका एक दोस्त हुआ करता था, और मेरे को शायद से उसका नाम अगर मिल जाए. उनके एक दोस्त का नाम था रंगमल. नहीं, रंगमल उनकी नानी का नाम हुआ करता था. तो उनका एक दोस्त का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. तो उनका जो दोस्त था उसके मार्क्स आए थे 43 आउट ऑफ 50 और 45, एंड रामानुजम के मार्क्स आए थे 42 आउट ऑफ 45. एक नंबर का डिफरेंस है. बट रामानुजम couldn't take it, so much so that he stopped talking to him, his friend. You know, these are little nuances, aspects of his life which we have not known otherwise. And इस बुक में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, और दिस इज़ रियली अ वेरी इंसाइटफुल रीडिंग. तुम इस किताब को जितना पढ़ते जाओगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा रामानुजम के बारे में पता लगता जाएगा. दिस इज़ रियली अ जेम. ऐसी कुछ पर्सनैलिटी थी. फिर उसके बाद जब उनके बारे में ये समझ में आने लगा कि ही इज़ अ जीनियस एंड ही इज़ अ रियली रियली इंटेलिजेंट पर्सन, तो कुछ टीचर्स ने उनको ये लिबर्टी दी कि चलो यार, तुम इतने ही अच्छे हो मैथमेटिक्स में, तो तुम ध्यान दो मैथमेटिक्स की तरफ ही. और कुछ टीचर्स ने उनको कोई किताबें गिफ्ट करी, फिर वो उन्होंने और भी पढ़ा. फिर किसी एक टीचर ने उन्हें कहा कि चलो तुम इतने अच्छे हो, तुम लंदन मैथमेटिकल गैजेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको सॉल्व करो. एंड ही वुड टेक डिलाइट इन डूइंग इट. 3 घंटे का एग्जामिनेशन वो 30 मिनट में ख़त्म करके मैथमेटिक्स में वो फ्री हो जाते थे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बंदा फेल हो रहा है. तो जाहिर है ये सब चीज़ें और उन लोगों को भी शॉक करती होंगी, यार ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट में वो इतनी आसानी से पास हो रहा है, 3 घंटे का पेपर 30 मिनट में सॉल्व कर रहा है, और बाकी सब्जेक्ट्स में फेल, जो कि आमतौर पर आसान ही होते हैं. एक रामानुजम की ज़िंदगी का फैसेट ये भी है कि ही वॉज नेवर इनटू अप्लाइड मैथमेटिक्स. मतलब मैथमेटिक्स ना 2 टाइप का होता है. एक ये है कि तुम ये बात करो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तुम ये ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर नंबर, अगला नंबर जो तुम ऐड कर रहे हो वो पिछले नंबर से बड़ा है. 1 + 2 + 3 + 4, and the list goes on. It is an endless activity, and this is called pure mathematics. इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है हमें नहीं पता. क्या पता हो, हमें अभी की डेट में नहीं पता है. एग्जैक्टली तुम्हारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को कैसे सॉल्व करेगा, कैसे अच्छा कर सकता है, वी डोंट नो. और ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं कर सकता है, जो कि कहीं किसी हद तक ठीक भी है. एक दूसरी ब्रांच भी है मैथमेटिक्स की, इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स. और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या होता है कि, एंड दिस इज़ फॉर पीपल हु डू नॉट नो अबाउट इट, अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब है कि तुम मैथमेटिक्स को कैसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आसान बनाने की कोशिश करते हो, मतलब यूज़फुल बनाने की कोशिश करते हो. एक फील्ड में 400 आम लगे हैं और 15 मज़दूर वो आम इकट्ठा करने में एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, तो बताओ बच्चों, 300 मज़दूर कितना कम टाइम लेंगे. या फिर किसी जगह पे चावल उग रहे हैं इतने हेक्टेयर एरिया में, अगर हम इसी एरिया को ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर से एनरिच कर दें तो फिर कितनी ज़्यादा यील्ड हो सकती है. एंड दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स. और दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू मेक मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग टू पीपल अराउंड यू.
और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार अरे मैथमेटिक्स में तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हमारे कितने काम आती हैं, हम इसे कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये हमारी कितनी यूज़ की चीज़ है। हाँ, चलो अब मैथमेटिक्स में हम इंटरेस्टेड हो गए। बट रामानुजम्स मैथमेटिक्स वाज नॉट दिस। हिज मैथमेटिक्स वाज प्योर मैथमेटिक्स। उनका जो मैथमेटिक्स था, इट हैड नथिंग टू डू विद अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, अप्लाइड यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। उनका मैथमेटिक्स वाज प्योर मैथमेटिक्स, एंड ही ऑलमोस्ट एज इफ ही फेल इन लव विद इट। उनको जब से कार सिनॉप्सिस मिला, इट इज एज इफ यू नो देयर वाज अ स्पेस टाइम हैड अ डेंट इन इट, और रामानुजम को एक जैसे नई झील मिल गई हो। मैथमेटिक्स के लिए एक अलग किस्म का प्यार फिर से जग गया हो कि यार अब मुझे बस जिंदगी में यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। एंड ही वाज अनरिलक्टेंटली गिल्टलेस। उनको कोई परहेज नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, एंड ही वुड जस्ट कीप डूइंग इट। तो ये सारी उनकी ज़िंदगी में मैंने ज़ाहिर है कि बड़ा संक्षेप में आपको बताया है, बिकॉज़ देयर इज़ ओनली सो मच आई कैन टेल यू थ्रू वीडियोज़। बट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि कैसे उनकी स्ट्रगल, जब ये ज़ाहिर हो गया कि अब रामानुजम जो है वो मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, उसके जीनियस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो बेकार है, वो जॉबलेस है, उसके पास कोई काम करना उसे नहीं आता, उसके पास कोई हुनर नहीं है मैथमेटिक्स के अलावा, और जो मैथमेटिक्स वो कर रहा है उसकी दुनिया को कोई यूटिलिटी नहीं है, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। उसकी तो इनफैक्ट नौकरी भी नहीं लग सकती ये मैथमेटिक्स को करने के बाद। जो वो कर रहा है वो किसी की मदद भी नहीं कर सकता अरे गहरे की, क्योंकि उन्होंने किसी एक दो लोगों की एग्जामिनेशन में हेल्प करने की कोशिश की थी, उनको पढ़ाने के लिए ट्यूशन देते थे वो, कुछ एक दो लोगों को। लेकिन जिनको ट्यूशन दी थी वो भी ड्रॉप आउट कर जाते थे, क्योंकि रामानुजम की प्रॉब्लम ही यही थी कि वो जब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ही वुड रीच सम अदर डायमेंशन जिसकी पेपर से कोई यूटिलिटी नहीं है। पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, और वो डायमेंशन की चीज़ें जिसको स्टूडेंट भी समझ नहीं पाता था। एक टाइम पे वो समझ रहा है, फिर स्टूडेंट छोड़ देता था उसको समझना, क्योंकि उस एक तो यूटिलिटी नहीं है, और दूसरा कि उसको वो चीज़ ना समझने के काबिल भी नहीं था। तो you have an extremely intelligent person who is jobless, who is a burden on his parents, and he is hopelessly sad and sadly hopeless. But nevertheless, you know the story, रामानुजम क्या बने, एंड वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को थोड़ा एक्सट्रीम प्योर की तरह बनाऊं, ताकि एक कनेक्ट बन सके लोगों के साथ। आई एम वेरी श्योर कि आई एम नॉट डूइंग दिस टू गेन व्यूज। आई एम डूइंग दिस, आई एम मेकिंग these videos so that if at all there is somebody, and whenever there is somebody who is interested in understanding Ramanujam's personality, उनको एक सीरीज ऑफ वीडियो ज़रूर मिले, ताकि वो मेरी तरह रिजेक्टेड या डिजेक्टेड ना हो जाए कि you know apart from a few documentaries here and there, you do not have any rich content. आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा रामानुजम के बारे में, जो आपकी क्वेस्ट है और क्यूरोसिटी है उनकी पर्सनैलिटी को समझने की, जो हम लोगों के अंदर ऑल्दो वेरी फ्यू पर जितने भी लोग हैं जिनको ये इच्छा है कि वो समझें रामानुजम को, इस डायरेक्शन में काम किया है हमने। आई होप आपको ये काम पसंद आया होगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैं आपको जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।